फ्रेंड्स, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के ऊपर हमारी ये मुहिम जारी है। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए हम लोग आए हैं सेकंड सेशन लेके मैडम के साथ। मैं हूँ डॉक्टर रजत और मैडम है डॉक्टर सपना। हम दोनों प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमने जाना ब्रेस्ट फीडिंग में होने वाली कुछ कॉमन मिथ्स और फैक्ट्स एंड फिक्शंस। अभी दूसरे आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सपना, जैसे हमने पिछली बार बात किया था, अगर कोई माँ का बच्चा एनआईसीयू में है, कांच की पेटी में जी, और उसको दूध आ रहा है, तो वो क्या करे? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर प्रीटर्म बच्चे हैं, कई बार वो एनआईसीयू में होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वहीं से नियोनेटोलॉजिस्ट ही बोलते हैं, वो बटन भी देते हैं कि आप एक्सप्रेस करके बच्चे को लिए दूध पीजिए। या फिर अगर बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स अगर वेल डेवलप्ड है, तो उस केस में माँ एनआईसीयू में जा सकती है। वहाँ पे पास में रूम्स होते हैं जहाँ पे वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। एक्सप्रेस के बारे में कुछ बताएं, कैसे करेंगे पेशेंट अपना खुद एक्सप्रेस? एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को अगर एक्सप्रेस करना है मतलब बच्चा आपकी छाती से अटैच नहीं है, वो आपसे दूध नहीं पी रहा है, आप उसको निकाल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि हम नेचुरल प्रोसेस फॉलो करें। नेचुरल प्रोसेस में जैसे हमारे पास कटोरी होती है, छोटा सा वाटकी होती है, और उसमें हम ब्रेस्ट दबा के एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर माँ को दूध एकदम फुल अच्छे से भरा हुआ है तो वो आराम से कटोरी में आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ माँ को दूध अच्छे से भरा हुआ नहीं है या ज्यादा एंगोजमेंट हो रहा है, तो कभी कभी ब्रेस्ट पंप का भी यूज करा जाता है। लेकिन उस केस में हमको स्टेरिलाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ प्रैक्टिकल तकलीफें होती हैं, कुछ लड़कियों को, कुछ फीमेल्स को इन्वर्टेड निपल होता है, निपल पतला होता है, फ्लैट होता है, अंदर की साइड को होता है। जी, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग आसान रहती है, मुश्किल रहती है, क्या करना है उस केस में? ब्रेस्ट फीडिंग उन केसेस में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन हम लोग ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस, हम लोग 7 और 8 मंथ से ही प्रेगनेंसी के लिए जब वो चेकअप्स के लिए आते हैं, तो उस समय हम निपल्स को चेक करना शुरू कर देते हैं कि हाउ आर देयर निपल्स। और हम अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट भी करते हैं कि भाई इनके निपल्स इन्वर्टेड है, ताकि हमको पहले से ही पता रहे कि डिलीवरी के बाद हमको ध्यान रखना है उस चीज के लिए। जब पेशेंट 2 दिन हॉस्पिटल में होता है, उस समय हम लोग उनको निपल खींच के देखते हैं कि निपल कितनी बाहर आ रही है। थोड़ा सा कोई भी तेल वगैरह लगा के खींच सकते हैं। जब पेशेंट को स्पंजिंग करा रहे हैं, तो ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करके निपल्स को दबा के और ब्रेस्ट को दबा के उनके सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स खुल जाए, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक डक्ट ब्लॉक रहेगी, वहां से दूध की नली नहीं खुलेगी, तो दूध भरता जाएगा। और एक तीसरा तरीका होता है कि जिनके निपल्स बहुत ही ज्यादा इन्वर्टेड है, तो उसमें हम सिरिंजिंग करके एक प्रोसेस होता है जो हम करते भी हैं, हमारा स्टाफ भी करता है और हम पेशेंट को सिखाते भी हैं। और लास्ट में अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो निपल शील्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको अच्छे से स्टेरलाइज करिए, क्लीन करिए, और उसके थ्रू भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। मतलब इन्वर्टेड निपल वाली माँ अपना दूध पिला सकती है बच्चे बिल्कुल पिला सकती है, को, और पिलाना पिलाना ही चाहिए। है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप कुछ नहीं हो रहा है तो कटोरी में निकाल कर उसको पिलाइए। फॉर्मूला मिल्क आजकल बहुत ट्रेंड में है, जी, आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखिए सबसे पहला तो माँ का दूध सर्वोत्तम दूध है, द बेस्ट। तो अगर माँ को दूध आ रहा है और अगर वो मेहनत, क्योंकि माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लेडीज बहुत फंसी होती है, टाके दुख रहे हैं, हाथ में वेलक्रो लगी हुई है, वो बच्चे को गोदी में ही नहीं लेती है। माँ का दूध बनने के लिए मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि दूध नहीं बनता है। आपको पहले दिन से डिलीवरी के बाद बच्चे को गोदी में लेना पड़ेगा, अपनी छाती से लगाना पड़ेगा, जिसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में केएमसी कहा जाता है, कंगारू मदर केयर, एज द वर्ड जस्टिफाइज। एक कंगारू, हमने सबने देखा है कि कंगारू का एक पाउच होता है और कैसे वो अपने बेबी को अंदर पाउच में रखता है। उसी तरीके से माँ को भी, और खास तौर से जो प्रीटर्म बच्चे हैं जो 37 वीक से कम के, उनको तो हम सिखाते ही हैं, बट नॉर्मली भी अगर माँ को बच्चे को आप गोदी में लीजिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत जरूरी है, और उससे इमोशनल बॉन्डिंग होती है, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होती है, वो ममता जनरेट होती है, और उससे दूध और ज्यादा बनता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि फॉर्मूला मिल्क कितना हाँ, अच्छा कितना गलत? तो ये सब प्रोसेस अगर पहले दिन से करा है, और इसमें माँ के दूध को स्टैब्लिश होने में 3 to 4 डेज लगते हैं, लेकिन पहले 2-3 दिन भी जो बच्चे की कैपेसिटी होती है, ऐसा बोलते हैं कि जो स्टमक की कैपेसिटी वो केवल 5 to 7 ml की होती है। तो जैसे अभी हमने पीले दूध की बात करी थी, तो वो बच्चे के लिए इनफ होता है, और जितना ज्यादा बच्चा चूसता जाएगा दूध बनता जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी माँ हॉस्पिटलाइज है, बच्चा ज्यादा बीमार है, ट्विंस बच्चे हैं, इनफ दूध नहीं बन रहा है, उम्र बहुत ज्यादा है, और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो उस तरह के केसेस में हम फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि वो दूध नॉर्मल दूध से, हमारे ब्रेस्ट मिल्क से थोड़ा ज्यादा भारी पड़ता है। अगर ब्रेस्ट मिल्क को देखें तो उसमें 300 से 400 न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
उसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, एंटीबॉडीज भी होती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है, बीमारियों से भी राहत मिलती है। लेकिन जो फॉर्मूला मिल्क है उसमें केवल 30 to 40 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स द ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट, बट जरूरत पड़े तो हम टॉप फीड करा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमको स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और खास तौर से उसका डाइल्यूशन की बहुत गाढ़ा दूध ना बना दिया जाए जिससे बच्चे को पचे नहीं, भारी पड़े और वॉमिट ना। मेरा ये मानना है दोस्तों, आजकल फार्मूला फीड की अवेलेबिलिटी इतनी आसान हो गई है और लेडीज मेहनत ज्यादा नहीं करना चाहते ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इसलिए वो लोग एक इजी ऑप्शन ले लेते हैं फार्मूला फीड के ऊपर। लेकिन हमको एज ए केयर गिवर मदर को और बच्चे को और उनके फैमिली को शुरू 5-7 दिन में इसको एनकरेज और सपोर्ट करना चाहिए कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। हाँ, कुछ लोग अगर काव का मिल्क बोलते हैं, गाय का दूध पिलाएं, वो बच्चे को पिलाना चाहिए। देखो बुक्स में तो हमने यही पढ़ा है कि काऊ मिल्क से एलर्जी होती है, ऐसा हम एमबीबीएस के टाइम से पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग का माँ का दूध ही प्रमोट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो फॉर्मूला मिल्क मार्केट में अवेलेबल है। कई बार बच्चों को ग्रोथ स्पर्स आते हैं जिसमें उनको भूख ज्यादा लगती है और मे बी उस समय है ना माँ का दूध इनफ नहीं होता है, तो आप डब्बे में पढ़िए, एडिक्वेट डाइल्यूशन करके वो दूध पिलाइए, कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं, बेस्ट है। और गाय का दूध तो अवॉइड करना चाहिए 1 साल तक, ऐसा बोला जाता है। क्या फार्मूला मिल्क की जगह हम लोग डेयरी का शक्ति दूध पिला सकते हैं? पिला सकते हैं क्योंकि उसमें 4.5% फैट होता है और वो वाला दूध भी बच्चे को पचता है, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा पिलाने के बाद कि बच्चे को कैसा पच रहा है, तो ट्रायल टेस्ट से हम समझ पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है। कुछ कॉस्मेटिकली अवेयर फीमेल्स होती हैं, वो बोलती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के कारण भविष्य में उनके ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, लटक जाएंगे, उनकी फिगर पे असर पड़ेगा, ऐसा कुछ सच है क्या? ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करते हैं तो छाती में दूध भरता है, दूध भरता है तो उससे थोड़ा साइज भी बड़ा होता है, एंगोजमेंट होता है। लेकिन एक बार आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टॉप करेंगे तो ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, और जैसे कि 6 to 8 वीक्स के बाद ही अगर आप मोबिलाइज हो जाते हैं और एक्सरसाइजेस चालू कर देते हैं तो डिलीवरी के बाद आप जल्दी ही शेप में आ सकते हैं। और हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस सब का एग्जाम्पल है, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बॉडी को, अपने फिगर को वापस लाए और बहुत जल्दी ही ले आए। इसलिए हमको एक एक्टिव होके उस माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। पेसिफायर्स के बारे में आपको क्या बोलना है? पेसिफायर्स तो स्ट्रिक्टली हम नो ही बोलते हैं। पेसिफायर्स मतलब निप्पल्स, आर्टिफिशियल निप्पल्स जो हम बच्चों को मुंह में डालने के लिए दे देते हैं, उसको सूद करने के लिए, ताकि उसका एहसास हो, माँ के निप्पल का एहसास हो। पर ये सब चीजें बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कुछ स्पेशल मसाज या स्पेशल सूप ऐसा कुछ होता है कि मसाज मतलब बॉडी मसाज की ब्रेस्ट मसाज? बॉडी मसाज और ब्रेस्ट मसाज दोनों, मतलब जिससे माँ को दूध ज्यादा आ सके, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारा प्रिंसिपल वही है कि बच्चा निप्पल चूसेगा, और जितनी बार आप रेगुलर इंटरवल्स पे फीडिंग कराना जरूरी है। तो 2 फीडिंग के बीच में 5-5, 6-6 घंटे का गैप हुआ तो दूध का फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि 2 से 2.5 या 3 जो भी आपका इंटरवल सेट है उसमें आपको फीडिंग कराना है, ताकि उस टाइम वो दूध निकले और फिर नया दूध बने। तो ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। जिन माओ के 2 बच्चे होते हैं ट्विंस, उनको दूध कम आता है, ज्यादा आता है, बच्चों के लिए इनफ रहता है, एडिक्वेट रहता है? ट्विंस प्रेगनेंसीज में, ट्विंस डिलीवरी से तकलीफ आती है माँ को, क्योंकि 2 बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और ट्राई करना चाहिए जितना माँ का दूध पिला सके। लेकिन अगर माँ का दूध इनफ नहीं पड़ रहा है तो उस केस में हमको टॉप फीड चालू करना पड़ता है। कुछ फीमेल्स को अगर ब्रेस्ट में पहले कोई सर्जरी हुई है तो उनको दूध आने में कोई तकलीफ होती है? छोटे मोटा बायोप्सी है या लंप अगर हमने निकाला है तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है, बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, दूध बनता है उसमें प्रॉपर। अगर किसी लेडी की दूसरी प्रेगनेंसी है, दूसरी डिलीवरी है, पहली प्रेगनेंसी में उसको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई तकलीफ नहीं हुई, तो ऐसा जरूरी है कि इस बार भी तकलीफ नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि माँ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। पहली बार क्या होता है जब माँ बनती है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग का कोई अनुभव नहीं, लेकिन अब वो एक्सपीरियंस्ड है और एक बच्चे की माँ है तो ऑब्वियसली अपने दूसरे न्यूबॉर्न को वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और मेच्योरिटी के साथ हैंडल कर पाती है, और वो ये सब स्ट्रेस आराम से हैंडल कर लेती है। अच्छा सपना, बर्पिंग क्या होता है और कितना कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, वो ना कराने से क्या नुकसान होता है? बर्पिंग करना मतलब बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे पे थप्पी कराना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है और ये माँ को भी सिखाना जरूरी है, और माँ के साथ जो रिलेटिव साथ में रह रहे हो, खासतौर से फादर, उनको भी सिखाना जरूरी है जो उनके साथ 24 घंटे मौजूद है। बर्पिंग, जब भी बच्चा माँ के ब्रेस्ट से दूध पीता है तो बहुत सारी हवा भी सक कर लेता है जो पेट में जाके उसको कॉलिकी पेन करता है। इसलिए बच्चे को हम कंधे पे लेते हैं और थप्पी कराते हैं, और उसका जो पेट है वो कंधे से हम टच कराते हैं ताकि वो प्रेशर से उसकी वो गैस पास हो, उससे दूध भी नीचे उतरेगा और रिगर्जिटेशन होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा।
मेनली बर्पिंग का जो फायदा है कि वो जब बच्चा दूध पीता है तो श्वास नली और अन्न नली आगे पीछे होते हैं। मैडम ने जो बोला रीगर्जिटेशन, मतलब दूध पेट में से बाहर आता है, बाहर आके कभी कभी सांस नली में चला जाता है तो बच्चा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS बोलते हैं, वो नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बर्पिंग करते हैं। सिंपल फंडामेंटल है, हर बार एवरी टाइम जब भी आप फीडिंग कराए, रात के 2 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो या शाम के 4 बजे हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बर्पिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कब चालू कर सकते हैं डिलीवरी के बाद? नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हम जैसे ही बच्चे की नाल काटते हैं डिलीवरी के बाद, हम आइडियली हम लोग उसको ब्रेस्ट क्रॉल करा सकते हैं, और बच्चा क्रॉल करके ब्रेस्ट तक पहुंचता भी है, बच्चा पहचानने लगता है माँ को, तो वो बेस्ट है कि विद इन 1 एक घंटा जो होता है, अब घंटे भर के अंदर ही हमको बच्चे को माँ की छाती से लगा देना चाहिए। और सीजेरियन डिलीवरी में भी स्टाफ नर्स हेल्प करती है, और इसलिए ट्राई करना चाहिए कि जल्द से जल्द हम उसका ब्रेस्ट फीडिंग चालू करा दें। कुछ पुरानी फीमेल्स का ऐसा कहना है कि निप्पल को फीडिंग के कराने के पहले साफ करना चाहिए गर्म पानी से, सही है गलत? डिलीवरी के बाद पहली बार अगर बहुत लंबा प्रोसेस डिलीवरी का है, बहुत ज्यादा पसीना हो रही है माँ, तो एक बार हम साफ करने का जरूर बोलते हैं। बाकी एक बार ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस चालू हो जाता है तो हर बार साफ करने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस के बारे में कुछ बताएं, किस पोजीशन में माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? एक्चुअली इस बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं लैचिंग। लैचिंग एक वर्ड हम बार बार यूज करते हैं। लैचिंग का मतलब है कि बच्चे के मुंह में, बच्चे की माँ की ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो पोजीशन होती है, जिससे माँ को मैक्सिमम, ब्रेस्ट को मैक्सिमम स्टिमुलस मिले और ज्यादा दूध बने। अभी कई बार हम देखते हैं कि बच्चा सिर्फ निप्पल ही मुंह में लेके बैठा हुआ है, तो वो तो टोटली रॉन्ग है। इसलिए आप कोई भी पोजीशन में कराएं, कई बार बेबी को आप साइड से कराएं, सामने से कराएं, ऐसे पकड़ के कराएं, बहुत सारी पोजीशंस है, लेकिन माँ किस पोजीशन में कंफर्टेबल है वो अपने आप वो कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी बच्चे को छाती से लगाते हैं तो ब्रेस्ट में एक निप्पल का एरिया के आसपास एक ब्लैक एरिया होता है जिसको एरियोला हम बोलते हैं। एरियोला बोलते हैं, और वो उसका 80 to 85% भाग बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक एरियोला प्रेस नहीं होगा बच्चा के मुंह में दूध नहीं आएगा, और जब तक एरियोला प्रेस नहीं होगा माँ को स्टिमुलेशन भी नहीं होगा। नहीं तो निप्पल ही निप्पल अगर वो मुंह में चूसता रहेगा तो माँ को निप्पल सोर्स हो जाएंगे। इसलिए जो लेडीज को बार बार निप्पल सोर्स हो रहे हैं, हमको उसमें चेक करना पड़ता है कि हो सकता है कि उन पेशेंट्स में, मदर्स में लैचमेंट का इश्यू हो सकता है। जिसमें क्या होता है, बच्चा जब बार बार खाली निप्पल चूसता है तो दूध की जो ओपनिंग्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उसके कारण बाद में दूध पीछे जमना चालू हो जाता है और दूध बाहर नहीं आ पाता है, तो उसके कारण मदर को एंगोर्जमेंट होता है। बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, इसका मतलब क्या है, बच्चा भूखा है? नहीं, हमको सबसे पहले अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो हमको बच्चे का एक माइंड में टाइम टेबल भी रखना पड़ेगा कि उसने लास्ट कब फीडिंग करा है। अगर 2.5-3 घंटे हो गए तो ऑफकोर्स वो भूखा हो सकता है। जैसे मैंने कहा है कि 2 से 3 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। अगेन बच्चे ने कई बार वो गीला तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है, पॉटी तो नहीं कर रखी है, तो हमको ये भी देखना है, क्योंकि बच्चे का एक्सप्रेशन कुछ है नहीं ना, बच्चा मूव भी नहीं कर सकता है। शुरू के 3 महीने में उसका मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड होता है, तो बच्चे को हमको समझना पड़ेगा। अगर अभी थोड़ी देर पहले ही उसने दूध पिया है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कोई सुसु पॉटी का इशू है क्या, उसको ठंडी लग रही, क्या उसको गर्मी लग रही, और वेदर के हिसाब से हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरह का वेदर है और हमने उसको कहीं ज्यादा तो नहीं बांध दिया है। अगेन ये सब कुछ नहीं तो कई बार बच्चे को गोदी में लीजिए, रैटल्स बजाइए, झुनझुने बजाइए, तो उस तरह से भी हम बाहर घुमाइए। तो बच्चा रो रहा है इसका मतलब दूध मांग रहा है या दूध उसके मुंह में डालना इज रॉन्ग। किसी लेडी को अगर एक ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या वो दूध पिला सकती है उस साइड से? ब्रेस्ट में अगर ब्रेस्ट एंगोज्ड हो रही है बार बार और आप दूध पिला नहीं रहे या निकाल नहीं रहे, तो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज देखने में आती है। लेकिन उसमें भी हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने का बोलते हैं, क्योंकि वो दूध हमको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो एंगोजमेंट की वजह से और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। और जो हमारा सवाल रहता है कि ये इन्फेक्शन से बच्चे को इन्फेक्शन होगा कि नहीं, तो ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर बच्चे का पेट भरा है तो जिस ब्रेस्ट में आप इन्फेक्शन है उसको आप कटोरी में निकाल के एक्सप्रेस करके आप निकाल दीजिए, लेकिन उसको खाली करना जरूरी है, और बच्चे को पिलाना है तो बिल्कुल पिला सकते हैं। अगर हमने इन्फेक्टेड वाले ब्रेस्ट को खाली नहीं किया तो वो उसमें पस हो सकता है, तो फिर इंसिडेंट ड्रेनेज करके वो पस निकालना पड़ेगा। कभी कभी हमारे यहाँ प्री मैच्योर बच्चे डिलीवर होते हैं जी। 35-34 वीक्स पे, हाँ जी, तो वो दूध पी सकते हैं माँ का? बिल्कुल पी सकते हैं। इसमें हमारे साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है, जिसमें अगर प्रीटर्म है तो बच्चे कई बार एनआईसीयूज में होते हैं, और नियोनेटोलॉजिस्ट उनको असेस करते हैं और देखते हैं कि बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हुआ है कि नहीं। अगर बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हुआ है तो वो डेफिनेटली मदर को वहाँ बुलाते हैं कि आप आके ब्रेस्ट फीडिंग कराइए।
और अगर सकिंग रिफ्लेक्स नहीं डेवलप हुआ है तो वो यूटेंसिल्स या बर्तन भेजते हैं, बोलते हैं कि उसमें आप एक्सप्रेस करके वहां पे पहुंचाइए, एनआईसीयू तक पहुंचाइए। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो जितना जल्दी हो हमको चालू कर ही देना है, नहीं तो फिर बाद में दूध स्टैब्लिश होने में प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेस के कारण क्या दूध कम हो जाता है माँ का? स्ट्रेस के कारण दूध कम हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। और ओवरऑल हम बात करें तो हमको स्ट्रेस नहीं लेना, और स्ट्रेस होता है क्योंकि बच्चे को बार बार फीडिंग कराना होता है, और खास तौर से जो रात की नींद है वो तो डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब इसलिए होगी कि कई बार बच्चा सुसु पॉटी के लिए भी रोता है, कई बार फीडिंग के लिए, और शुरू में तो ऑलमोस्ट 20 to 40 मिनट्स टाइम भी जाता है फीडिंग के लिए। तो ये प्रोसेस है तो हर महिला को, हर नई माँ को गुजरना है। इससे स्ट्रेस तो बॉडी में बढ़ता है क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, और इसमें सारे फैमिली मेंबर्स के साथ उनका केयर और सपोर्ट और उनका प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जब दिन पे बच्चा सो रहा है तो माँ खुद भी आराम करेगा। आजकल मोबाइल के जमाने में मैं देखती हूँ कि बच्चा सो रहा है तो हम तुरंत मोबाइल लेके बैठते हैं, क्योंकि हमको उसकी बहुत ज्यादा आदत पड़ी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक से, या फिर हम अपने रिलेटिव से बात करें। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइट बंद करके जब वो सो रहा है तो आप भी सो जाइए, ताकि आपको आराम मिले, आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि दूध बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, अच्छा पौष्टिक आहार और हाइड्रेशन, वाटर, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सही बोला आपने। बहुत सारी माताएं ऐसा मानती हैं कि अगर उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुली नहीं कराया तो वो सक्सेसफुल मदर नहीं है, जिसके कारण वो स्ट्रेस बिल्डअप होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इमोशनल फैमिली सपोर्ट और डॉक्टर्स के सपोर्ट के कारण मोस्टली सब लोग ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन परसिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक बात मैं ऐड करूंगी, कई बार क्या होता है कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में, अगर बच्चा बार बार रोता है, कई बार कॉलिक की वजह से भी बच्चा रोता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि माँ को दूध कम आ रहा है, माँ को दूध कम आ रहा है, ऐसे हमको बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, माँ में एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती है जो अपने आप में एक स्ट्रेस है, और उसकी वजह से और दूध नहीं बनता है। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि फैमिली का सपोर्ट और पॉजिटिविटी घर में ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, ये विचारधारा बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग एक ही साइड से करानी चाहिए, दोनों साइड से करानी ब्रेस्ट चाहिए? फीडिंग दोनों ही साइड से कराना चाहिए। एक बार अगर लेफ्ट साइड से कराइए पिछली बार, तो नेक्स्ट टाइम आप राइट साइड से कराइए, ताकि दोनों ब्रेस्ट में मिल्क का फ्लो बना रहे। नहीं तो कई बार आगे जाके भविष्य में ब्रेस्ट का साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है, और फिर अगर जिस ब्रेस्ट से आप फीडिंग नहीं करा रहे तो फिर वहां पे फ्लो कम हो जाए। बच्चे को दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? बच्चे को 8 से 10 बार, हम 2-2 घंटे के इंटरवल से बोलते हैं। रात को 12 से 5 के बीच में 2.5 से 3 घंटे का इंटरवल भी ले सकते हैं, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा हमको बच्चे को जगा के देखना पड़ेगा कि वो ठीक है, और उसको जगा के दूध पिलाना पड़ेगा। घड़ी से पिलाएंगे 2-2 घंटे पे या डिमांड फीडिंग कराएंगे? देखिए, इसमें 2 चीज है। एक बार शुरू के 8-10 दिन तो जैसे मैंने पहले भी बताया था अपने आगे वीडियोस में कि माँ और बच्चे को एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, और शुरू में जो फीडिंग का इंटर पीरियड होता है वो 20 to 40 मिनट्स तक भी जाता है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, एक ब्रेस्ट से कंप्लीट फीडिंग करानी है। क्योंकि जो शुरुआत का जो पतला दूध आता है उसको हम फोर मिल्क बोलते हैं, फोर मिल्क, जो बच्चे की प्यास को बुझाता है। और जो बाद का जो मिल्क आता है उसको हम हाइंड मिल्क बोलते हैं, वो गाढ़ा होता है और उसमें फैट कंटेंट होता है, जो बच्चे की भूख मिटाता है और बच्चे को पेट भरा होने का, सैटिस्फैक्शन का अनुभव देता है। तो इसी कंप्लीट ब्रेस्ट का फीडिंग कराना जरूरी है। और उसके बाद आप बच्चे को दूसरी छाती पे लगाइए। अगर बच्चे का पेट भर गया है तो बच्चा निपल छोड़ देता है। आप जबरदस्ती करके बच्चे के मुंह से निपल मत छोड़ाइए। और जो आखिरी का जो गाढ़ा दूध होता है वो आप निपल्स पे भी लगाइए, वो निपल सोरनेस और क्रैक से भी बचाता है। क्या बच्चे को कुछ विटामिन के सप्लीमेंट्स देने चाहिए अगर वो बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो? पुराने जमाने में तो ये सब कुछ नहीं दिया जाता था, पर आजकल मार्केट्स में बहुत सारा अवेलेबल है। हम विटामिन डी की बहुत ज्यादा बात करें तो बच्चे को धूप में रखना भी जरूरी है, और ऐसा बोलते हैं कि 1 साल तक विटामिन डी के ड्रॉप्स देते हैं तो अच्छा है। चूंकि मोस्टली सारी माएँ विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, तो उनमें से जो विटामिन डी बच्चे को आएगा वो कम होगा, इसलिए देना चाहिए। अगर माँ का विटामिन डी लेवल बराबर है तो देने की जरूरत नहीं है। अभी इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे जैसे हस्बैंड्स का क्या रोल है ब्रेस्ट फीडिंग में? बहुत बड़ा रोल है आपका। और हम तो ये भी बोलते हैं कि मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि अब रोल आपका है। माँ फीडिंग कराएगी, आप बर्पिंग कराएंगे। अगर फादर बच्चे को बर्प करा रहे हैं, उनकी नैपी चेंज कर रहे हैं, तो बच्चे और फादर में बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल और बॉन्डिंग अटैचमेंट होता है, जो ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही एज अ हस्बैंड वाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। जैसे मैंने अभी बोला, पॉजिटिव एटमोस्फियर, दूध कम आ रहा है, दूध कम आ रहा है, ऐसी कोई बात ही मत करिए।
दूसरी चीज है कि बार बार उसको याद करके पानी पिलाना, उनको खाना देना या उसको लाने में हेल्प करना। तो छोटे छोटे काम है जिसमें अगर हेल्प करेंगे तो घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, स्ट्रेस कम होता है, उससे भी दूध बहुत अच्छा बनता है। डिलीवरी के बाद अकेली फीमेल ही माँ नहीं बनती, एक मेल भी बाप बनता है, तो दोनों के लिए चेंज होता है, दोनों को सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बच्चे को अगर दांत आ जाते हैं तो दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? दांत आ जाते हैं तो दूध पिलाना चाहिए। ओनली थिंग इज कि बच्चा कई बार निपल्स को काटने लगता है, जिसके कारण माँ को निपल क्रैक्स या निपल सोनेस होती है, तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ माएँ ऐसा बोलती हैं, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के बाद दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए, कितना सही कितना गलत? जैसे मैंने पहले भी बताया कि 6 महीने तक हमको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और 1 साल तक हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, जिसमें हम बाकी सब चीजें धीरे धीरे चालू करते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है, और WHO तक बोलते हैं कि 2 इयर्स तक दूध पिला सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो, वर्क प्लेस है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। चलिए सपना, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस का हमने आंसर दे दिया, अब एक हम लोग समरी बोलते हैं। हमने जो हमारी प्रैक्टिस में देखा है, हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर जिनको ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही होती है, ओबीस पेशेंट होते हैं, या लंबे टाइम से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उन लोगों को यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग कम आती है, लेकिन उनको भी जैसा सपना ने बताया इमोशनल केयर और प्रॉपर सपोर्ट के साथ फीडिंग आ सकती है। हम लोगों का सबका एज ए सोसाइटी, एज केयर गिवर्स, एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स, पहला एम यही होना चाहिए कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रमोट करें। हर बार ब्रेस्ट फीडिंग कहीं भी कभी भी कैसे भी दे सकते हैं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स सपना? मेरा वही रिमार्क है कि माँ का दूध अमृत के समान है और ये सर्वोत्तम दूध है, और ये बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और द बेस्ट है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि किसी भी जगह, जैसे आपने बोला, कहीं पे भी और किसी भी समय बस ब्रेस्ट खोला और बच्चे को छाती से लगा दिया। ना हाथ धोना है, ना निप्पल साफ करना है, ना कटोरी साफ करने का झंझट है, ना चम्मच धोने का झंझट है। और बच्चे के लिए कंप्लीट फूड भी है। इसे ट्राई करिए कि पहले दिन से और पहले घंटे से, दर्द तो सबको होता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है, सिजेरियन में होता है, 1 हफ्ता सबको तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद अगर एक बार दूध स्टेब्लिश हो जाता है, मिल्क फ्लो स्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर लगभग तकलीफ नहीं आती। ब्रेस्ट फेड वाले बच्चे यूजुअली कम बीमार पड़ते हैं, और अगर बीमार पड़ते भी हैं तो उनकी बीमारी की सीरियसनेस कम होती है। इसी थॉट के साथ हम लोग ये सेशन कंक्लूड करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम लोगों को प्लीज डीएम कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत कुमार, मैडम है डॉक्टर सपना कुमार, हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त जो दुनिया भर में मनाया जा रहा है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, हमारे पेशेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, बहुत सारे उनकी अवधारणाएं होती हैं, कुछ गलत कुछ सही। आज उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मैं एक एक करके मैडम से क्वेश्चन पूछूंगा, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और वो सब के बारे में बात करेंगे। सपना, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। चलिए, और ये बात आपने बहुत सही बोली कि सारे जगत में ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करा जा रहा है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम दूध होता है, माँ का दूध अमृत के समान होता है, और ये बच्चे का पहला वैक्सीनेशन भी है। चलिए, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसान होता है ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, आपका क्या कहना है? ब्रेस्ट फीडिंग आसान होता है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में एक स्किल है जो माँ और बच्चे दोनों को सीखना पड़ता है। जो पहली बार माँ बन रही हैं उनके लिए फर्स्ट 1 वीक बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, और हफ्ते 10 दिन के बाद दोनों ही एडजस्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। कुछ माएँ ऐसा बोलती हैं कि उनको दूध नहीं आता है, कम आता है, ऐसा सच है? ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि दूध कम आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये डिमांड फीडिंग पे चलता है। माँ का दूध बनने का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि बच्चा जब माँ की छाती से निप्पल को चूसता है तो माँ के ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, और वहाँ से हार्मोन बनता है, और वो हार्मोन से दूध बनता है। इसलिए ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, और ये प्रोसेस हर रेगुलर इंटरवल्स में दिन में 8 से 10 बार होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को गोदी में लिया जाए, बच्चे को माँ की छाती से लगाया जाए और उसको चूसने का मौका दिया जाए। अगर बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी, बच्चा ज़्यादा चूसेगा, तो ऑटोमेटिक ज़्यादा दूध बनेगा।
इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा खाना चाहिए या फिर सादा खाना खाना चाहिए, या ये चीज़ कुछ नहीं खानी चाहिए? कुछ चीज़ें खाने से दूध ज़्यादा बढ़ता है, आपके हिसाब से क्या चीज़ है? ये सवाल आपने बहुत कॉमन सवाल है, और मुझे भी कई सारे पेरेंट्स और इनफैक्ट दादा दादी और नाना नानी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब वो गुड न्यूज़ आती है, बेबी घर में आता है, न्यूबॉर्न आता है, तो सब लोगों के मन में बहुत ये रहता है कि क्या दिया जाए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा और पौष्टिक दूध मिले। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एज अ डॉक्टर, अगर नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, तो हम लोग पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप ट्रेडिशनली उस जगह पे ट्रेडिशनली जो आप घर में बना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेशली कुक्ड, इजीली डाइजेस्टेबल, जो माँ को आराम से पचे और जिसमें वाटर कंटेंट अच्छा हो, उसका हाइड्रेशन बना रहे, ऐसा खाना दीजिए। और शुरू के 1.5-2 महीने तक माँ क्या होती है, मोबिलिटी कम होती है, धीरे धीरे वो मोबिलाइज कर रही है, टाँके दुखते हैं, तो इसलिए एक्टिविटी लेवल कम होता है। इसलिए उस समय हमको ट्रेडिशनल खाना ही देना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ खा सकते हैं। सबसे पहला जो दूध आता है माँ का, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? माँ का जब ब्रेस्ट फीडिंग चालू कराते हैं, तो जो सबसे पहला दूध आता है उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, और इसको इनफैक्ट है ना लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ब्राइट येलो कलर का होता है, थोड़ा गाढ़ा भी होता है, और ये दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती है। जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला कि ये बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन है, इसलिए ये वाला जो गाढ़ा दूध है वो हमको तुरंत बच्चे को बच्चा अगर चूस रहा है तो बच्चे को वैसे पिलाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, या फिर चम्मच में निकाल के भी हम बच्चे को चटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। और शुरुआत का दूध जब बच्चा निप्पल को चूसता है तो माँ को डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होते हैं, कई बार पोस्टमार्टम हेमरेज होते हैं, उससे भी बचाता है। कुछ लोग ये पहले दूध के पहले गुड़ या फिर शहद या पानी देना पसंद करते हैं, वो देना चाहिए? नहीं, ये हमको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्फेक्शंस कर सकते हैं बच्चे को अनस्टेराइल कंडीशंस की वजह से। और WHO भी सारी दुनिया में यही बोलता है कि फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ही है कि पानी भी नहीं। कुछ फीमेल्स की ऐसी धारणा होती है कि ब्रेस्ट का साइज़ छोटा हो या निपल का साइज़ छोटा हो तो दूध शायद कम आएगा, इस बात में कितना सच? ये बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर माँ अलग है और हर बच्चा अलग है। कोई बच्चे छोटे होते हैं, कम वजन के होते हैं, कोई ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कई माँओं का बॉडी थिन बिल्ट होता है, कोई माँ हेल्दी होती हैं। ऐसा सोचना भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, वो फैमिली का भी होना चाहिए और खुद पेरेंट्स का और मदर का भी होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का माँ के ऊपर कुछ फ़ायदा या नुकसान? बच्चे बहुत को तो ज़्यादा। बहुत फ़ायदा होता ही है, Right. माँ को क्या कुछ फ़ायदा होता है? बिल्कुल, डेफिनेटली माँ के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें मैं 4-5 पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद हम लोग प्रमोट करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो तुरंत ही डिलीवरी बेबी को डिलीवर करा के ऐसा बोलता है कि माँ की छाती में ब्रेस्ट कॉल कराना चाहिए। उसका बहुत फ़ायदा है कि जैसे बच्चा माँ की निप्पल चूसता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज़्यादा रिलीज होता है, और उससे जो यूट्रस से जो ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि यूट्रस संकुचाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उससे जो यूट्रस में से ब्लीडिंग हो रही है वो कम होती है। इसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, तो उससे बचाता है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी बात यह है कि माँ को भविष्य में होने वाले जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इसकी रिस्क उनकी कम हो जाती है जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। अगेन भविष्य में ओबेसिटी है, डायबिटीज़ 2 है, टाइप 2, इस तरह के रिस्कों से भी वो बचाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब वो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में कॉन्ट्रासेप्शन का काम भी करता है, फैमिली प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। हालांकि ये 100% नहीं है, बट इस प्रोसेस में भी वो हेल्प करता है। बच्चा अगर बीमार है, डायरिया हो गया है, जाड़े दस्त हो गए हैं, तो उसको दूध पिलाना चाहिए माँ का? बिल्कुल पिलाना चाहिए। और जब बच्चा बीमार है और उल्टी दस्त है, तो बच्चा वैसे भी डिहाइड्रेटेड है, तो उस केस में हमको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हमको पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए। अगर माँ की तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम, जाड़े उल्टी दस्त, तो वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? साधारण अगर बीमार है तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस में जैसे माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, या अभी हमने कोविड का टाइम भी देखा है कि मदर्स अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं या कोई और कारण है, तो उस तरह के केसेस में कोविड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर मदर कोई दूसरी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है तो हम माँ का दूध एक्सप्रेस करके भी कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। इसलिए माँ का दूध बच्चे तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। कोई स्त्री जब पहली बार माँ बनती है तो उसको, बहुत सारी लेडीज़ को ऐसा लगता है कि शायद ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल हो, शायद दर्द हो, उसका आपका क्या कहना है?
बिल्कुल, जब पहली बार माँ बनती है तो कोई भी स्त्री को शुरू के प्रोसेस में तो पेन होता ही, डिलीवरी में भी पेन होता है, वो तो होना ही है। क्योंकि जब पहली बार जब निपल स्टिमुलेट होती है तो निपल के जो पोर्स होते हैं, लैक्टिफेरस जो डक्ट्स होती हैं वो बंद होती हैं, तो कई बार निपल्स भी अंदर होती हैं, उनको बाहर खींचना होता है, निकालना होता है, बच्चा चूसता है तो उससे माँ को थोड़ा पेन होता है। लेकिन जैसे जैसे ब्रेस्ट में दूध आने लगता है, दूध अपने आप में पोषण का काम करता है, मतलब अपने आप में वो एक मॉइस्चराइजर जैसा काम करता है और उसमें ब्रेस्ट की निपल भी सॉफ्ट होती जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल महसूस नहीं होता। हालांकि कभी कभी एंगोर्जमेंट के कारण भी थोड़ा बहुत पेन होता है। दूध अगर ज़्यादा भरा हुआ रहता है तो फिर उसमें भी पेन होता है, तो इसलिए हमको थोड़ा डॉक्टर को भी दिखाना पड़े कि उस समय क्या करना है। एक माँ को दूध कब तक पिलाना चाहिए बच्चे को, कितने साल की उम्र तक पिलाना चाहिए? बच्चे को दूध जैसे अभी मैंने बताया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक तो कराना ही है, लेकिन उसके बाद वो टाइम पे दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। हाँ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि पानी भी नहीं देना, भी क्योंकि माँ के दूध में 70 to 80% वाटर होता है, मतलब हाइड्रेशन एडिक्वेट क्वांटिटी में होता है। कई बार लोगों में ये धारणाएं होती है कि मेरा दूध बहुत पतला है, ऐसा नहीं होता है। इस पॉइंट को मैं एक और अलग तरीके से समझाऊंगी बाद में, लेकिन 6 महीने तक तो हमको पिलाना ही है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 1 साल तक हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, जब हम धीरे धीरे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स चालू करते हैं, जैसे दाल का पानी है, जूसेस है, चावल का पानी है, और मैक्सिमम 2 साल तक भी दूध पिलाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो चेंज होती रहती है। एक बच्चे को दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? न्यूबॉर्न बेबी से तो वो तो टोटली माँ के दूध पे ही डिपेंडेंट है, तो एवरी 2 to 3 आवर्स डिपेंडिंग। हमको बच्चे को समझना पड़ता है, उनके कुछ क्यूज़ होते हैं कि लाइक वो उंगली चाट रहे हैं, मुंह में उंगली डाल रहे हैं, बार बार मुंह छू रहे हैं, तो ये सब पहचानना पड़ता है। बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है कि उसको भूख लगी है, कि या सुसु पॉटी कभी कभी कर लिया है तो उसका पेट खाली है, तो ये सब पहचान के 2 to 3 इंटरवल्स पे हमको फीडिंग कराना चाहिए। और बच्चे को माँ को समझना पड़ता है कि अभी वो दूध मांग रहा है या फिर वो और कोई कारण से रो रहा है, तो 8 से 10 बार तो फीडिंग होता ही है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन सपना, आप खुद एक वर्किंग मॉम रहे हैं, वर्किंग मॉम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करना कितना आसान और कितना मुश्किल? वर्किंग मॉम्स के लिए क्या रहता है कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो या सिजेरियन, वैसे भी 1.5 से 2 महीना ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स मदर्स बच्चे के साथ फुल टाइम रहती है। तो फुल टाइम में तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अपने आप को मोबिलाइज भी करते रहना चाहिए। जैसे हम भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप चलने फिरने लग जाइए, एक्टिव हो जाइए, बिस्तर पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का चाय दूध है, आप अपना खुद का काम करिए, तो आपको बाद में तकलीफ कम होगी। फिर 8 वीक्स के बाद अगर आपको काम पे, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे 3 मंथ्स के बाद या 12 वीक्स के बाद मुझे काम पे जाना है, तो बच्चे को उस चीज़ के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा और आपको खुद को भी वो ट्रांजिशन पीरियड के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो वो तैयार करने के लिए ये होता है कि बीच बीच में आप अपना दूध एक्सप्रेस करके बच्चे को पिला सकते हैं, ताकि हर बार माँ नहीं है ऐसा बच्चे को धीरे धीरे आएगा। अगेन वर्क प्लेस ऐसे प्लान करिए जहाँ पे बच्चा और माँ पास में रहे, या तो क्रैशे हो या फिर घर से वो इतना दूर है कि आप बीच में आके फीडिंग करा सकते हैं, तो बच्चा भी आपको एक्सेप्ट करेगा इस प्रोसेस को और आप भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे, मतलब बच्चे को माँ का दूध पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, अगले सेशन में हम लोग दूसरे क्वेश्चंस और लेंगे, मैडम से उनके विचार जानेंगे। तभी तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।